नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार के द्वारा परिवार पहचान पत्र में जो इनकम थी, जो सरकार के द्वारा बताया गया था कि जिनकी इनकम परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रुपए से कम रहेगी, उनको बेनिफिट दिए जाने की बात कही गई थी। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि अभी सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किया है और जिन पर्सन की इनकम परिवार पहचान पत्र में 3 लाख रुपए देगी, उन सभी को सरकार देगी बेनिफिट। क्या बेनिफिट देगी, कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा, किस परिवार को मिलेगा, हरियाणा सरकार गवर्नमेंट बेनिफिट देने के अनाउंस किया है। जानिए क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार हमारे जो सीएम उन्होंने अनाउंस किया है कि 2.5 लाख रुपए वो देंगे। और जानिए किन पर्सन को मिलेगा 2.5 लाख रुपए, कौन पात्र रहेंगे इस चीज के। मनोहर लाल जी ने अनाउंस किया कि 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे और किन पर्सन को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे और क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपको करना पड़ेगा, किस चीज के लिए आपको 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे दोस्तों, जैसे कि हमारे सीएम जी ने अनाउंस किया है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं पर्सन को मिलेगा 2.5 लाख। सभी हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात है कि हरियाणा के खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय खेल परियोजना में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, कुश्ती और हॉकी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा पदक तालिका में 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। एशियाई खेल इस साल होने वाले हैं और सरकार ने इन खेलों की तैयारी के लिए हर पात्र खिलाड़ी को 2.5 लाख रुपए जारी करने का फैसला किया है। सरकार ने युवा नवोदित खिलाड़ियों के लाभ के लिए राज्य भर में 1100 खेल नर्सरियां स्थापित की हैं। मैं अंबाला और पंचकुला में 200 बिस्तर प्रत्येक की क्षमता वाले हरियाणा खेल अकादमी एवं खेल छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। कुरुक्षेत्र जिले में एक साइकिल वेलोड्रम और करनाल जिले में एक वाटर स्पोर्ट्स के निर्माण का प्रस्ताव करता हूं। 2023-24 में मैं चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुंचाने का प्रस्ताव करता हूं पीपीपी में जिनकी वार्षिक स्थापित आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक है। इन परिवारों को सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए का चिकित्सा उपचार कवर प्राप्त करने के लिए खर्च का 50% कवर करते हुए प्रति परिवार प्रति वर्ष 1,500 रुपए का मामूली योगदान करने के लिए कहा जाएगा। पहले से चिन्हित 29.9 लाख परिवारों के अलावा लगभग 8 लाख ऐसे परिवार हैं जो चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त इस योजना के पात्र होंगे। मैं सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, चौकीदारों, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों और ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं और नंबरदारों के परिवारों को 125 रुपए प्रति माह के मामूली योगदान करने पर योजना का लाभ देने का प्रस्ताव करता हूं। गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी जिला अस्पताल बनाया जाएगा। पंचकुला में निःशक्त जन अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट निःशक्त जनों की सभी श्रेणियों को कवर करने वाले विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मानसिक पोषण और व्यवहारिक उत्थान पहल के लिए पंचकुला में स्टेट एक्शन समानुभूति स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 23-24 में महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी जिलों में 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज अपने पहले प्रवेश के साथ शुरू होने की संभावना है। नए मेडिकल कॉलेजों के साथ 11 जिलों में से प्रत्येक में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज भी शुरू किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में भी हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। रेवाड़ी जिले में माजरा मनेठी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निर्माण के लिए पट्टे पर भूमि का हस्तांतरण पूरा हो गया है। सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान पेंशन भत्ता आरंभ करने की पात्रता के अग्रिम और सक्रिय निर्धारण के लिए अनूठी पहल की है। लाभार्थी की 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने में परिवार पहचान पत्र डेटा के आधार पर स्वचालित रूप से पहचान की जाती है और इच्छुक लाभार्थियों द्वारा प्रदान की गई सहमति के आधार पर लाभ प्रदान किया जाता है। वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 29.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को 25 रुपए प्रति माह की दर से दिया जा रहा है। मैं 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी सभी लाभार्थियों के लिए मासिक लाभ को बढ़ाकर 2750 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव करता हूं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आय पात्रता सीमा जो वर्तमान में स्वयं और पति या पत्नी के लिए 2 लाख रुपए प्रति वर्ष है, उसे पीपीपी सत्यापित डेटा के आधार पर बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। 23-24 के लिए सेवा क्षेत्र को
10,524 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 7.1% अधिक है। युवाओं को कौशल युक्त बनाने और उन्हें रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने की भी आवश्यकता है। आज का युवा रोजगार प्रदाता और उद्यमी बनने के अवसर भी तलाशता है। इसी उद्देश्य के लिए हाल में युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग का गठन किया गया है। वर्ष 2023-24 में 2 लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करता हूं। यदि जरूरत पड़ी तो इस प्रस्तावित राशि के अतिरिक्त अलग से बजट प्रावधान किया जाएगा। युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा अपेक्षित कौशल, व्यक्तित्व और संचार कौशल के साथ युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्यम पूंजी निधियों से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। वेंचर कैपिटल फंड युवाओं को 5 करोड़ रुपए तक की लागत की परियोजनाओं में उद्यमी बनने में सहायता करेगा। इस उद्देश्य के लिए वेंचर कैपिटल फंड के लिए 200 करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय युवाओं के साथ जोड़कर उन्हें कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए एक पायलट स्कीम के रूप में मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना तैयार करेगा। हर वर्ष लगभग 5,000 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग तथा विद्युत वाहन निर्माण के क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए आईटी कंपनियों के सहयोग से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में भर्ती आईटी के लिए कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा प्रदान की गई उत्पाद और रसद सहायता के साथ राज्य में हरित स्टोर खोलना युवाओं के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। इस उद्यम की सफलता को देखते हुए 23-24 के में अतिरिक्त 1500 नए हरित खोलने का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। सरकार ने कौशल शिक्षा को स्कूल शिक्षा में समेकित कर शैक्षणिक स्तर पर 2023-24 से कक्षा 6ठी से 8वीं तक में भी कौशल शिक्षा देने की योजना बनाई है। हरियाणा ओवरसेल प्लेसमेंट सेल विदेशों में प्लेसमेंट की आवश्यकताओं और कौशल की जरूरतों की पहचान करेगा और विदेशों में इन नौकरियों के लिए हरियाणा के युवाओं को उपयुक्त रूप में प्रशिक्षित करेगा। सरकार का युवाओं जो विदेश में नौकरी के अवसर की तलाश में हैं, को जर्मन, जापानी और इतालवी जैसी भाषाओं में अल्पावधि विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने का इरादा है। HKRN प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति की नियुक्ति के लिए जनशक्ति की पहचान, कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति सेवाओं की पेशकश करेगा। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ना सुनिश्चित होगा और निजी उद्योग के लिए जनशक्ति चयन और कौशल प्रशिक्षण लागत में कमी आएगी। ITI में छात्रों के प्रवेश में सुधार के लिए सरकार ने सरकारी ITI में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपए वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली प्रत्येक लड़की को 2500 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए CET के माध्यम सहित वर्ष 2023-24 में 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती करेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए युवा क्षेत्र को 1,636 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। 1,06,464 जो पहले से कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, उनको उसमें कोट किया गया है और वो भी डिपार्टमेंट की सहमति से किया गया है। उसमें से कोट करने के लिए जो प्रपोजल था वो 1,06,000 का था, लेकिन 95,424 लोगों ने सहमति दी, वो उसके अंदर कोट हुए हैं। इसी प्रकार जो नए लोग जिनकी डिमांड डिपार्टमेंट से आती है और जो अनुभवी लोग हैं, पहले से जो हमारे पास इसका डाटा है कि अनुभवी लोग हैं, किसी कारण से पहले कंट्रेक्चुअल थे, वो छूट गई, बाद में फिर उन्होंने उसको अप्लाई किया, उनमें 6,736 लोगों की जो दोबारा से डिमांड आई है, जिसमें से 4,380 बल्कि जो डिमांड आई है वो सिलेक्ट करके उनको हमने ऑफर लेटर दिए हैं। 4,380 लोगों ने उसमें से ज्वाइन कर लिया है। पहली बात तो ये है कि ये व्यवस्था शुरू क्यों की गई, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉइज जो हमारे आउटसोर्सिंग पर ठेकेदार प्रथा के माध्यम से आते थे और लगातार एम्प्लॉइज के और भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इस ठेकेदारी प्रथा को किस तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि ऐसे आउटसोर्सिंग के जितने भी कर्मचारी हैं उनका शोषण बहुत होता था। न उनको EPF का लाभ मिलता था, न उनको ESI का लाभ मिलता था। तो इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं थी, जिसमें से लंबे विचार के बाद हमने कहा कि ठीक है, आउटसोर्सिंग रखना तो सरकार को पड़ता ही है, क्योंकि जो स्थायी नौकरियां हैं उसके लिए हमारी व्यवस्था अलग है। वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो HPSC है,
या कहीं कहीं जो अलग से व्यवस्थाएं जो बनी हुई है वो सब परमानेंट की अलग से हैं। लेकिन जहां आउटसोर्सिंग किसी डिपार्टमेंट की इमीडिएट डिपार्टमेंट की डिमांड है उसको ठेकेदारों के माध्यम से लिया जाता था, उसके लिए ये बनाया गया है HKRN। और इसमें भी ये ठीक है कि ये बिल्कुल अस्थायी नौकरी है, 1 साल के लिए होती है। 1 साल के बाद उसको जैसे बाकी भी पहले भी उसकी एक्सटेंशन मिलती है तो उस हिसाब से ही होगा, ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। परमानेंट नौकरी का तो अलग से हमने, जैसे ग्रुप सी का भी CET हुआ है, अब उसमें से नौकरियां लगभग 30-35 हजार की रिक्वेशन आ गई है। उसी के बाद ग्रुप डी की है, उसके भी CET होना है, वो सब प्रक्रिया अलग है। ये तो तुरंत इमीडिएट आवश्यकता को पूरा करने के लिए HKRN के माध्यम से करते हैं। अब इसमें किस आधार पर करते हैं, आधार जो पूछा है इसमें हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आधार है और इस आधार के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि पोर्टल बनाया गया है, ट्रांसपेरेंट है। उसमें पहली प्राथमिकता जो पहले से एक्सपीरियंस लोग हैं उनको लिया जाता है। अगर एक्सपीरियंस लोग उपलब्ध ना हो तो फिर उस पोस्ट के लिए उसी पोर्टल में एक एडवर्टाइजमेंट दे करके कि ये हमारे पास इतनी सीटें हैं, अगर कोई और अप्लाई करना चाहता है अप्लाई करे। उसकी सैलरी भी निश्चित है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जो एक आउटसोर्सिंग की होती है वो की गई है। और इसमें भी बिल्कुल एक रैंकिंग के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट उसकी बनी हुई है उसमें सबको पता होता है मेरिट लिस्ट क्या है। इसके अंदर बिल्कुल मार्क्स दिए जाते हैं कि उस परिवार की वार्षिक आय ये कितनी है। कम आय है उसको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये वेलफेयर स्कीम के माध्यम से हम चाहते हैं जिसके घर में मानो नौकरी नहीं है, गरीब है, उसको कम से कम आउटसोर्सिंग का अवसर मिल जाए। दूसरा, उस उम्मीदवार की आयु भी जो एक मध्यम आयु काम करने की लगभग 30-35 साल है उसको ज्यादा वेटेज दी जाती है, क्योंकि उसकी उम्र ऐसे निकल रही है, उसको कम से कम इस स्टेज पर भी कोई और काम नहीं मिला है और वो इस नौकरी पर आना चाहता है तो उसको ज्यादा दी जाती है। कौशल योग्यता उसकी कितनी है, यानी उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। फिर उसने CET का एग्जाम पास किया है, उसके अलग से 10 मार्क्स है। फिर उसकी सामाजिक आर्थिक मापदंड, जैसे हम 5 नंबर देते हैं कि जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, या और जो हमने 5 नंबर अलग से रखे हुए वो उसको देते हैं। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, यानी जो लोकलाइज्ड व्यक्ति होगा उसको मार्क्स अलग दिए जाएंगे। अभी तो जिले में सेम जिले में नौकरी मिलेगी उसको 10 नंबर अलग मिलेंगे, अगर वो जिले से बाहर नौकरी लेना चाहता तो उसको 10 नंबर नहीं मिलेंगे। जहां तक ट्रांसपेरेंसी का विषय है, बिल्कुल मार्किंग तय होती है, उनको उनके मार्क्स बता दिए जाते हैं कि इस मार्क्स तक जो है रैंकिंग तक इनको नौकरी दी गई है। इनमें से कोई ज्वाइन नहीं करने आएगा तो दोबारा से जो उसके नीचे वाले लोग होते हैं उनको उनकी ऑफर ली जाती है। जो ऑफर एक्सेप्ट करता है वो उसमें आता है, जो एक्सेप्ट नहीं करता तो 15 दिन में उसका नाम, उसकी ऑफर भी समाप्त कर दी जाती है, नए व्यक्ति को भेजा। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री मौजूदा स्कूलों के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। PM श्री के तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूल, एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे, जिन्हें PM श्री मॉडल संस्कृति स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने जहां भी आवश्यक हो सरकारी उच्च विद्यालयों को दर्जा बढ़ाकर सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करने का निर्णय लिया है, ताकि विद्यार्थियों, विशेष रूप से उच्च कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षा की बेहतर पहुंच प्रदान की जा सके। PPP में 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे की मैपिंग स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहे। 2022-23 के दौरान स्कूल प्रबंध समितियों के माध्यम से 894 सरकारी स्कूलों में 70,000 ड्यूअल डेस्क प्रदान किए गए हैं। मैं सभी शेष सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि स्कूल में किसी विद्यार्थी को जमीन पर न बैठना पड़े। 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने 6 प्रकार के सिविल कार्य, नए कमरों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, मरम्मत, पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता, स्कूल व 4 दीवारी की मरम्मत एवं रख रखाव, मिट्टी भरने का निर्णय, ये सब लिया है। राज्य सरकार ने इसके सफल कार्यान्वयन के बाद वर्ष 23-24 में SMC के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में इन कार्यों का निष्पादित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वर्तमान में 32% है। सरकार ने वर्ष 2030 तक इसे 40% तक पहुंचाने का लक्ष्य लिया है। सरकार का प्रस्ताव है कि राज्य, केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों रक्षा सेवाओं में नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए 1000 छात्रों जिन्होंने स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण कर ली है के लिए सरकारी कॉलेजों में कोचिंग प्रदान की जाएगी। 1,80,000 रुपए तक की आय वाले परिवारों को विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी तथा 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50% अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में
विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कॉलेज और पॉलिटेक्निक को शिक्षकों को प्रेरित करने की दृष्टि से एक शिक्षक पुरस्कार योजना भी अधिसूचित की जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 20,638 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधन अनुमानों से 5.2% वृद्धि है। लोगों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए एक योजना हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन प्रस्तावित करता हूं। इस मिशन को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड संचालित करेगा। ये मिशन श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ मिलकर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। मैं ग्रामीण क्षेत्र में घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी पद्धति में 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के नियंत्रण और निगरानी के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 7 पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक हैं, जो पशुओं को उन्नत पशु चिकित्सा देखभाल और उपचार प्रदान करते हैं। कुरुक्षेत्र पानीपत में 2 पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन है और एक चरखी दादरी में बनाने की घोषणा की है। 4 अतिरिक्त पशु चिकित्सालय क्लिनिक के निर्माण का प्रस्ताव करता हूं। पलवल, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और अंबाला सरकार पालतू जानवरों को उन्नत नैदानिक और उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 अत्याधुनिक वेटरनरी पेट क्लिनिक्स भी स्थापित करेगी। भिवानी जिले के सिवानी खंड की गढ़वा ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर एकीकृत एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। राज्य में गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत 632 गौशालाएं, लगभग 4.6 लाख बेसहारा पशु हैं। मैं बेसहारा पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को उचित रूप से वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि गौशाला में गौमाता की देखभाल और सुरक्षा की जा सके। हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए वर्ष 2023-24 के लिए प्रावधान बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत कई गौशालाओं के लिए ग्राम पंचायतों की सहमति से ग्राम पंचायत भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। गौशालाओं को गोवर्धन योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत हर जिले में बायोगैस प्लांट बनाए जाने का प्रस्ताव है। क्षतिपूर्ति पोर्टल, सबसे पहले जब भी कोई नुकसान होता है तो हमने अधिकार दिया है उस पोर्टल पर किसान को दर्ज करने का। किसान को पहले 72 घंटे में दर्ज करने की बात कही थी, लेकिन कुछ शिकायतें मिली कि 72 घंटे में उसको दर्ज नहीं कर पाते हैं, तो पहले तो किसान के लिए उसका समय ने 7 दिन कर दिया कि 7 दिन में अपना वो क्षति का आंकड़ा किले का नंबर डालेगा और वो जो भी उसका सिस्टम है उसमें 7 दिन में अपना वो खराबा डाल देगा, मेरा इतना खराबा हुआ है। उसके बाद उसी पर पैरेलली जो पटवारी है उसका भी अलग से उसी पोर्टल पर डालने का प्रावधान है, लेकिन उसको नहीं पता है कि किसान ने क्या डाला है। उसी पोर्टल पर कानून को अपने इलाके का क्षति डालेगा, कितना नुकसान हुआ है, उसको भी नहीं पता लगेगा कि पटवारी ने क्या डाला है और किसान ने क्या डाला है। कानून के बाद तहसीलदार भी यही काम करेगा, और ये जब 4 लोग कर लेंगे, इसके बाद उसमें से एसडीएम 25% और डीसी 10% एट रैंडम उसमें से लेगा और उसका जाके जायजा लेगा। ये सब होने के बाद डीसी के उसारे के बाद फिर फसल कटती है। उसके लिए हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बना रखा है। उसमें किसान कितनी फसल अपनी डालता है उस एकड़ के हिसाब से ही बताएगा, मेरी इस एकड़ में इतनी फसल हुई, इस एकड़ में इतनी हुई। और ये जो चारों का जो अनुमान या जो उनका एंट्रीज है, उस मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ भी मिलान होगा। ये कोई व्यक्ति नहीं करेगा, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपने आप पोर्टल पर आएगा कि ये इतने डिफरेंस में सब हैं और इसका गैप इतना ज्यादा है, लोएस्ट एंड हाईएस्ट। जो लोएस्ट हाईएस्ट है उसका जरूर हम विचार करेंगे कि इसमें किसने क्या गड़बड़ की है। अब इसमें कौन कहां गड़बड़ करता है, इनको चेक करने के लिए हमें व्यवस्थाएं तो खड़ी करनी ही पड़ेंगी, और ये व्यवस्थाएं अगर पारदर्शिता से हम स्वीकार करेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे, नहीं करेंगे तो कोई ना कोई हमारे कपड़े फाड़ता रहेगा। इसलिए ये हमने सब इसकी व्यवस्था कर दी है। और जो गिरदावरी होती है, जब जनरल गिरदावरी होती है, उस समय उस जनरल गिरदावरी में ये सारी व्यवस्थाएं की गई। हाँ,
जनरल गिरदावरी किसी फसल की टाइम के हिसाब से टाइम तय होता है, खत्म हो जाए, उसके बाद कोई अचानक विपत्ति आ जाए, ओला पड़ गया, बरसात हो गई, कुछ और नुकसान हो गया, फिर स्पेशल गिरदावरी कराई जाती है। और स्पेशल गिरदावरी का तो टाइम बाउंड होता है, 3 दिन में स्पेशल गिरदावरी जाकर के करो जहां नुकसान हुआ, वो डीसी की देखरेख में होती है, ताकि उसका फिर नुकसान बाद का भी आका जा सके। इसलिए और जो ये कहा जाता है कि आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दी अभी खराबे की, ये भी जहां से समाचार गलत है। कोई इंस्ट्रक्शन कभी जाती होंगी, हमने सुना है, बताया जाता था कि यहाँ 10% ज्यादा नहीं दिखाना, यहाँ 25 ज्यादा नहीं दिखाना, और ये इलाका है यहाँ 70 दिखा देना। ये इंस्ट्रक्शन जाती रही थी, अब एक भी नहीं जाएगी। कोई डीसीए कह दे कि इंस्ट्रक्शन नहीं आई है, उसका नाम लेकर के हमको बता देना, उसी दिन हिसाब किताब ले लेंगे उसका। जैसे हर प्रकार के वेस्ट को आज हमने उपयोग करना शुरू किया है और कहा कि वेस्ट इज वेल्थ, इसी प्रकार से पराली इसको भी एक वेल्थ के रूप में, पूंजी के रूप में कैसे उपयोग करें। उपयोग करने के लिए बहुत से विषय सामने आ गए हैं। आज बायोगैस भी बनता है, आज एथनॉल भी बनता है, आज इसके ब्रैकेट्स भी बनते हैं जो थर्मल प्लांट्स में काम आते हैं, जलाने के इंडस्ट्री में भी जलाने के लिए काम आते हैं। तो आज हमारी आवश्यकता तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना जिसके अंदर पराली का उपयोग हो सके, और उसके लिए अवेयरनेस पैदा करना किसान में, जहां आवश्यकता पड़े वहां सरकारें उसको सहयोग करें। दूसरा, इस उद्योग के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आखिर जलाने से तो कोई रोजगार नहीं है, प्रदूषण के अलावा निकलेगा कुछ नहीं। लेकिन यदि इसकी टेक्निकल तरीके से, आज की टेक्निक के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो इसके कई लाभ हैं। सरकार की ओर से हमने हरियाणा में किसानों के लिए बहुत सी ऐसी मशीनें उनको उपलब्ध कराई हैं, बेलर उपलब्ध कराए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर से जो किसान नहीं खरीद सकते हैं उनको हायरिंग सेंटर से ये मशीनरी उपलब्ध कराई है। सब्सिडी भी दी है। पहले हमने 1000 रुपया पर एकड़ बेलिंग करने के लिए सब्सिडी शुरू की, लेकिन ध्यान में आया कि एंड टू एंड सोल्यूशन इसका ये है कि उसकी बेल भी बने, उसको फिर एक जगह स्टोरेज भी चाहिए, गोदाम भी चाहिए, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जहां उसको उपयोग है वहां भी चाहिए। तो उस 1000 को बढ़ा करके हमने टोटल पैकेज अब 25 रुपया टन ये उसका तय किया है, पैसा इसी वर्ष तय किया है और उसका हमको लाभ मिल रहा है। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी के वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।